हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके गद्य खंड के चैप्टर 4 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसको लिखा है प्रहलाद अग्रवाल जी ने, इसे पढ़ेंगे। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुछ पार्ट को हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे और बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भारत की आज़ादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए तक शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वय से ही हिंदी में या हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनव के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक था या रहा। इन दिनों सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त, उताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे मांझी, विमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा। तो इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे थे और इन्होंने हिंदी से एमए किया था। ये किशोरावस्था से ही इनको हिंदी फिल्मों के इतिहास के बारे में, फिल्मकारों के बारे में, उनके जीवन, उनके अभिनव या अभिनय के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे और इन्होंने सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर विद्यालय में पढ़ाने का काम भी किया और यहाँ प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख भी चुके थे और कुछ कृतियाँ उनके इस पाठ में भी लिखी गई है, जैसे सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर। ये सारी कृतियाँ उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के नाम हैं। पाठ प्रवेश। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा हो जब कोई ना कोई हिंदी फिल्म सीने पर्दे पर न पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती हैं तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती हैं, कुछ को वह सिनेमा घरों से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा शायद ही कोई शुक्रवार होगा जब कोई हिंदी फिल्म पर्दे पर नहीं आई होगी। इसमें से कुछ सफल रहती हैं तो कुछ असफल भी रहती हैं। कुछ ऐसी फिल्में रहती हैं जो दर्शकों को, ऑडियंस को बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, तो कुछ को वो सिनेमा घर से निकलते ही भूल जाते हैं। और फिल्मकार जो होते हैं वो इसके या इस मूवी को जो भी पर्दे पर लगी है उसको पूरी लगन और ईमानदारी से अगर पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बनती है बल्कि लोगों को या लोगों के मनोरंजन का भी एक जरिया बनती है और ये बेहतर संदेश देती है और कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे और कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सीने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी के कुछ अमर फिल्मों में की जाती है।
इस फिल्म ने न केवल अपने गीत संगीत कहानी की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि इसमें अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय किया कर दिखाया जैसे उनसे उम्मीद थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने न यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का कार्य है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जो कवि जुड़े हुए थे, उनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की एक अमर कृति है, वो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसको सिनेमा अर्थात सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा सफल हुई और इसकी गणना आज भी अमर फिल्मों में की जाती है। इसके जो संगीत थे, गीत थे, कहानी थे, वो बहुत ही बेहतरीन थे और इसके एक्टिंग यानी अभिनय करने वाले राज कपूर जी थे और वहीदा रहमान जी थे। ये इन दोनों ने बेहतरीन अभिनय कर दिखाया और ये फिल्म आज भी याद की जाती है। तीसरी कसम को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने ये बात दिखाया कि कोई भी फिल्म जगत में सार्थक या एक उद्देश्यपरक फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है, बल्कि बहुत कठिन और जोखिम का काम होता है। यह तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। जब तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उसके बाद संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में एक आत्मविश्वास भर दिया, जिससे उन्होंने 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी, जिसमें मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। जिसमें 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया, उसका यह आरंभ किया और इस फिल्म को बनने में 6 साल लग गए। इस फिल्म का एक भाग बनने में 6 साल लग गए। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तो 1966 में इन्होंने तीसरी कसम मूवी या अर्थात फिल्म भी बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित भी किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफ़ें हुईं। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। जो एक सच्चा कवि है वही इस प्रकार की फिल्में बना सकता था और इसके लिए उनको राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की उपाधि दी गई और मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह पुरस्कृत हुई। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर, किसी भी पैसे की अपेक्षा किए बगैर।
शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। तब तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की यह याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो जब ये तीसरी कसम फिल्म बनाने के लिए राज कपूर जी के पास गए थे तो उन्होंने कहानी सुनते ही उन्होंने हाँ कर दी और कहा कि निकालो मेरा एडवांस। तो शैलेंद्र आश्चर्यचकित हो गए, शैलेंद्र जी, और उन्होंने सोचा कि हमारी दोस्ती का ये, तो फिर उन्होंने बोला कि पारिश्रमिक के रूप में मुझे 1 रुपया चाहिए। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे कवि की हैसियत से मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी कर दिया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक ही इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। अभिलाषा अर्थात इच्छा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, बहुत ही फेमस थे ये लोग। शंकर जयकिशन का संगीत था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी और इनके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे ही थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं चला। क्योंकि इसका कोई ऐड नहीं किया गया, प्रचार नहीं किया गया। इतनी फेमस होने के बावजूद इसमें इतने नामजद सितारे थे। संगीत शंकर जयकिशन जी का था जो कि उस समय 7वें आसमान पे लोकप्रियता थी इनकी, और इनके जो गीत थे ये पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे। तो इस प्रकार से ये रिलीज हुई फिल्म और इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, इसलिए फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी कि कैसे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जी इस फिल्म को बनाते हैं और इतने नामचीन इसमें अभिनय करने वाले लोग थे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।